नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज हम बातचीत करेंगे एक थीमेटिक फंड के बारे में, एक नए फंड के बारे में जिसमें निवेश करके वेल्थ बनाई जा सकती है, क्योंकि इसकी जो थीम है ना वो कुछ थोड़ा सा अलग हटके है, नई है, इसलिए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम आज। फंड का नाम है डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड और इस फंड में जैसे कि नाम से लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज होंगी, उस तरीके के इसमें स्क्रिप्ट्स होंगे। उन सब में क्यों निवेश करना चाहिए, क्या ग्रोथ उसमें हो सकती है, न्यू एनर्जी का नाम आते ही फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। बातचीत करेंगे रोहित सिंघानिया से जो डीएसपी के को इक्विटी हेड है और इस फंड को मैनेज करें। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। इससे पहले कि हम थोड़ा सा डीप डाइव करें इस फंड में और इसको समझें आपसे, एक ओवरव्यू मुझे आपका चाहिए मार्केट पे कि इस वक्त मार्केट, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हाईस पे हाई लगा रहा है, मार्केट एक तरीके से चिंता मुक्त हो गया है। अब यूएस से भी अच्छी खबरें आ रही हैं तो इसलिए उसको कोई डर वर रह नहीं गया है। तो ये एक जो बड़े बुल रन की तैयारी है या कंटिन्यूएशन में है, या किस तरह से आप लोग इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं? नीरज जी, अगर आप देखें आज के दिन जो मार्केट है, आई थिंक एज एन इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस तो जरूर रहना चाहिए, बिकॉज इन द एंड अगर आप हिस्ट्री देखें ये मार्केट की 15-20 साल की, जो हमारी कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ होती हैं उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट ग्रोथ भी होती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बिकॉज जैसे आप ऑयल भी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, यूएस से भी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज लोग बाग आशा कर रहे हैं कि आएगी। हमारे भी जो सेकेंड क्वार्टर के जो कंपनीज के नंबर्स थे वो नंबर्स अच्छे ही थे, तो उस कारण जो नेगेटिविटी थी 2-3 महीने पहले वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन आज के दिन भी अगर मैं पूरा मार्केट देखता हूँ तो स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े बहुत एक्सटेंडेड हो गए हैं, तो वहां पर एक जगह है जहां पर इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट ओवरऑल मार्केट में, मतलब ये तो आपने कहा कि एक खास पॉकेट है जिस तरफ अप्रोच वैसे रखना चाहिए कॉशियस, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आपको कोई कंसर्न, कोई चिंता दिख रही है? जी, डोमेस्टिकली तो मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं लग रही है, एज फार एज हमारा जो डोमेस्टिक मैक्रो कंसर्न है। आज के दिन जो भी डर है वो ग्लोबली है, जिसकी हम आज के दिन खाली बात कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट पिन पॉइंट। अभी 2 वॉर्स चल रहे हैं, होप है कि यूएस में, यूरोप में रिवाइवल होएगा, चाइना जो इतने सालों से ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है वो इम्प्रूव होएगा। तो ये सब चीजें क्या है, एज एन इन्वेस्टर आप सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वेरियस इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, बट उसमें अभी सर्टेनिटी नहीं है। तो जब मैं बाहर की स्थिति देखता हूँ वो देख के मुझे लगता है कि शायद उसका अगर ये कंटिन्यू हुई या जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वहां पर इम्प्रूवमेंट होएगा, तो इंडियन मार्केट्स में भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। डोमेस्टिकली कोई डर नहीं लग रहा मुझे। आज के दिन मैक्रो देखता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और मैनेजमेंट्स ने भी रियलाइज कर दिया है कि जो पैसा आज हमको जो खर्चा करना है, हाउ एफिशिएंटली हम हमारे कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस इंडिया स्पेसिफिक मुझे कोई इतना डर नहीं है। हाँ, पर ग्लोबली जो अनसर्टिनिटीज हैं उसका आज के दिन मेरे पास जवाब नहीं है, और जब मैं मार्केट वैल्यूएशंस देखता हूँ इसलिए वो कॉशियस उभर के आता है। ओके, तो एक एक सावधानी का अप्रोच तो खैर हमेशा होना ही चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशनली कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रोडिक्शन लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। रोहित जी, अब फंड पे बात करते हैं। डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, नाम से कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप मुझे डिटेल में समझाइए ये जो थीमेटिक फंड है ये क्या है, इसको, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? तो ये जो फंड है, जैसे आपको नाम आपने बताया, ये फंड आप समझ लीजिए 3 तरह की सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। एक है हमारा डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस सेक्टर, एक है हमारा डोमेस्टिक मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, और 2 ग्लोबल फंड्स हैं। एक ग्लोबल कंपनी जैसे अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं ना, जो क्रूड को प्रोड्यूस करती हैं और बेचती हैं, एक उस कंपनियों के फंड में इन्वेस्ट करता है, और एक क्लीन एंड न्यू एनर्जी फंड है ग्लोबल, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फंड्स के। जब मैं ऑयल एंड गैस इंडियन कंपनीज की बात करता हूं तो आप उसको 3 भाग में आप उसको बांट सकते हैं। एक है हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो आज आप और मैं जब हमारी गाड़ी में, 2 व्हीलर्स में पेट्रोल, डीजल या गैस भराते हैं तो उनको जैसे हम ओएमसीज बोलते हैं, तो एक पार्ट उसका ओएमसी है। एक पार्ट है उसका जो अपस्ट्रीम कंपनीज, मैंने आपको ग्लोबल के बाद डोमेस्टिक में जैसे जो क्रूड प्रोड्यूस करती हैं वो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं। और तीसरा पार्ट है गैस यूटिलिटीज,
जो कंपनीज इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई करती हैं, ऑटोमोबाइल के लिए गैस सप्लाई करती हैं। तो ये जो ऑयल एंड गैस स्पेस है वो 3 इन सेक्टरों के बाद में डिवाइडेड है। जो मेटल्स है वो हमारी जो स्टील कंपनीज हैं, मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक कंपनीज हैं, पाइप कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज है जो कोयला आयरन और माइन करती हैं उस भाग में। तो दिस इज द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ द फंड। तो ये जो आपने एक शब्द यूज किया पाइप कंपनी, पाइप को भी आप इसमें शामिल करते हैं? जो कंपनीज मेटल बनाती हैं और पाइप भी बनाती हैं, वैल्यू चेन। बिकॉज आज आप हमारा फंड देखें तो प्योर फंड है, इसमें ना तो हम सीमेंट लेते हैं, ना केमिकल लेते हैं, ना फर्टिलाइजर लेते हैं, प्योर मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस कंपनीज, और जो उसकी वैल्यू चेन में पूरा उसको बनाती है। एनीथिंग रिलेटेड टू स्टील एंड ऑयल एंड गैस इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं सर। ओके, परफेक्ट। तो एक एक को समझते हैं। ऑयल एंड गैस में अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में, और खासतौर पे ओएमसीज में 3 कंपनी है बड़ी, वही समझ सकते हैं लोग। साथ ही जो ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनी, वो भी मेजरली 2 ही कंपनीज आप मान के चलिए, प्लस गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस, अब तो खैर बहुत हो गए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मुझे ये बताइए सर कि ये जो फॉसिल फ्यूल की पूरी कहानी है, ये ड्राइव होती है फॉरेन से, गल्फ से, ओपेक से। उनका कुछ समझ में नहीं आता, पॉलिटिकल कमोडिटी बना के रखा है इन्होंने, और हमारी कंपनियां सरकारी नियंत्रण में रहती हैं ज़्यादातर। प्राइसिंग पावर उनके पास है नहीं बेचारों के पास इतनी। तो इन दो, मतलब ये सेक्टर ऐसा ना कि इसको भारत से ज़्यादा ओपेक वाले ड्राइव करते हैं, मतलब वो तय करते हैं कि इंडिया की ओएमसीज किस तरह से बिहेव करेंगी। आप लोग इसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं कि एक तरफ सरकारी नियंत्रण भी है, दूसरा सऊदी अरब वाले भी नियंत्रण करें, रूस भी नियंत्रण करता है, कैसे मैनेज करते हैं ये? तो यार देखिए, जो स्पेसिफिकली जैसे आपने मेंशन किया, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, राइट, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट और सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट। स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होता है कि आज ये कंपनी लेके मैं अगले 2-3 साल के लिए छोड़ भी दूंगा तो ज्यादा बिजनेसेस में वेरिएंसेस नहीं आएंगे। सिक्लिकल क्या होता है, जहां पर अंडरलाइन कुछ चीजें चेंज हो रही हैं तो उसका आप बेनिफिट लें। तो जो मैं इन सब कंपनी जो आपने बोला मैं उसको सिक्लिकल में डालूंगा। तो उसमें क्या देखने की जरूरत है आज के दिन इस कि भाई ये कंपनी का प्रॉफिट कितना बनेगा, और जो प्रॉफिट का ड्राइवर है उसमें क्या हिकअप्स आ सकते हैं। अब जैसे आपने बोला कि आज 20 महीने हो गए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो आप और मैं 20 महीने पहले दे रहे थे आज भी दे रहे हैं। इसके बीच में हमारा क्रूड ऑयल $100 के ऊपर भी चला गया था, 80 के नीचे भी आ गया था। तो इसका ये मतलब है कि अब इन कंपनियों में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अगर आप उसको दिमाग में रखें और उनका वैल्यूएशन आज के दिन आप क्या प्राइस दे रहे हैं। आपको एक क्रूड पे भी कॉल लेना पड़ता है कि आपको लगता है कि क्रूड 100-110 के ऊपर जा सकता है कि नहीं, इसी रेंज बाउंड में रहेगा। सो इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बॉटम अप, जो बोलते हैं ना, आपके बिजनेस में आज के दिन जो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं या आपके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं, अगर उसको नजर रखते हुए भी आप इतना प्रॉफिट बना सकते हैं, आप ये कंपनी इतना डिविडेंड दे पाएगी, देन यू लुक एट इट। जहाँ अदर साइड आपको लगता है कि क्रूड बहुत ही बढ़ने वाला है और हमारे फिस्कल में, मैक्रो में थोड़ा उसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो मे बी गवर्नमेंट शायद इनको कुछ कंट्रोल करे। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये आप एक तरह से देखें तो गवर्नमेंट अभी तक तो दे हैव बीन वेरी क्लियर, उन्होंने कुछ बढ़ोतरी कम कुछ किया नहीं है। अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए भी उन्हें रियलाइजेशन एक बेंचमार्क डाल दिया है, करेक्ट, कि इसके ऊपर अगर आप बनाओगे तो हम उसका शेयर ले लेंगे। तो देयर इज सम क्लैरिटी टू इन्वेस्टर, राइट, कि क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है या क्या खराब होने की संभावना है। सो यू हैव टू कीप इट लाइक दैट। इसमें आप रोहित, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, हमको मान लीजिए हम $110 की डिस्काउंटिंग ले लें मैक्सिमम, $100 की अगर आरबीआई लेके चला, हम 110 की भी आपके मुताबिक डिस्काउंटिंग लेते हैं। तब भी आप देखिए पेट्रोल में मेरे ख्याल में 5-7 रुपए के अंडर रिकवरी होगी, डीजल में 8-10 रुपए के अंडर रिकवरी चल रही है। कंपनियां मैसिव कैपेक्स में हैं, काम कर रही हैं। तो और इतना अनसर्टन है कि कितना प्रॉफिट बनाएंगे। हर क्वार्टर किसी को पता नहीं होता है कि एनालिस्ट को कि ये प्रॉफिट बनाएगी कि नहीं बनाएगी, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में मतलब आप लोग कैसे करते हैं भाई? ये मेरी दिलचस्पी है, जब मैं क्यूरियस हो जानने के लिए कैसे कर लेते हैं ये। तो जब आप इन कंपनीज की प्रॉफिट देखते हैं ना अनिल जी, आप एक बिजनेस नहीं देखते हैं। आज आप जैसे आपने ओएमसीज की बात करी, उनका एक मार्केटिंग बिजनेस है, तो इन दोनों को मिला के एज अ होल कंपनी कितना प्रॉफिट बना सकती है हम वो देखते हैं।
बिकॉज हर अब सेगमेंट में इतनी वोलेटिलिटी है। तो अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे कंपनीज की, कभी एक सेगमेंट अगर अच्छा करता है तो दूसरा थोड़ा डाउन हो जाता है, या वाइस वर्सा। बहुत कम टाइम होता है जब दोनों सेगमेंट्स ठीक करते हैं। तो एज लॉन्ग एज एक दूसरे को वो लोग अपने आप को हेज कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपको 5-10% डिविडेंड यील्ड मिल रही है, आपका वैल्यूएशन प्राइस टू बुक में 1.5 से कम है, तो दीज आर द एस्पेक्ट्स यू लुक एट इट। बिकॉज जैसे आपने बोला, इतनी अनसर्टेनिटी है और शायद कंट्रोल आ सकता है, ना आ सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, then you have to go ahead and put your confidence in your portfolio. ऐसा होता है कि प्योर डिविडेंड प्ले, क्योंकि जैसे ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज है, उनके ऊपर इवेंट फॉल लगा दिया, डीजल एक्सपोर्ट पे आपने एक कैप लगा रखा है, बीच बीच में 15-15 दिन में रिव्यू करके आप दाएं बाएं करते रहते हैं। तो एक इसमें पावर सेक्टर में आपने रिटर्न इक्विटी कैप कर रखी थी, सब वैसा ही चलेगा, तो इसमें भी आपने पूरे सेक्टर को बांध रखा। अब आप देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी एक अलग समस्या है कि आपने गैस के एक अपर प्राइस कैप कर दिया, फिर उसके बाद अगर डीजल भी 90 रुपये लीटर बिकेगा और 86 रुपये में सीएनजी बिकेगी, तो सीएनजी कोई क्यों लेगा? ये भी एक समस्या खड़ी। तो ये भी इन दोनों सेक्टर में भी प्रॉब्लम है सर। नीरज जी, आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। ये जो बिजनेसेस है, मैंने आपको क्यों बोला, ये सिक्लिकल बिजनेसेस हैं। कोई चीजें होती है कंपनी के हाथ में नहीं है। क्या गैस कंपनी है, आज यूरोप में अगर यूएस में विंटर बहुत बढ़ जाता है, गैस की प्राइस बढ़ जाएगी बिकॉज डिमांड बढ़ जाएगी, क्या ये सिटी गैस कंपनीज के हाथ में है? नहीं है। बट एटलीस्ट अगर वो प्राइस हाइक्स जो उनको लेनी पड़ रही है अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण, अगर वो ले पा रहे हैं तो बिजनेसेस ठीक है। वन सेकेंडली, अभी क्या हो गया है लास्ट 3-4 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो हम क्लीन एनर्जी की बात करते थे, ग्रीन फ्यूल की बात करते थे कि धीरे धीरे हम पेट्रोल गैस से, पेट्रोल और डीजल से ऑयल में शिफ्ट होएंगे, बेटर क्लीन एनर्जी में शिफ्ट होएंगे, वो आज के दिन हम भूल गए। बट इवेंचुअली दिस विल प्ले आउट। आज के दिन इतनी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी गैस बेस्ड अपना यूज करती हैं इंस्टेड ऑफ प्रोपेन या डीजल। आप देखिए, तो these are the themes where अभी maybe near term में global uncertainty, two wars, there is some kind of a bit of क्या बोलते हैं, बिलीव हमारी कम हो गई है। बट बिजनेसेस ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर दी, तो हमारा काम है आइडेंटिफाई करना उसमें बेस्ट कौन हो सकता है, किसको बेनिफिट होएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। अच्छा, अभी थोड़ा दूसरे में आते हैं, माइंस एंड मिनरल्स वाले में। इसमें मैं खाली एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये भी बहुत मेटल सिक्लिकल सेक्टर होता है और ये भी बहुत आउटर फोर्सेस से ड्राइव होता है। कैसे साइकिल पकड़ते हैं कि ये साइकिल में कहाँ पे है इस समय? अगर आप देखिए पिछले 15 साल से, राइट, ये साइकिल दो चाइना में जैसे ही हो रही है चीजें, उसके हिसाब से चलता है। बिकॉज चाइना में, अगर मैं आपको स्टील का एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना वर्ल्ड की 50% मुझसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। एक टाइम था जो 60% जो स्टील प्रोड्यूस होती थी वो चाइना खुद कंज्यूम करता था। तो चाइना में उतार चढ़ाव मींस स्टील प्राइसेस में, एल्यूमिनियम प्राइसेस में उतार चढ़ाव, और दैट विल रिजल्ट इनटू बिजनेसेस। लेकिन आप एक चीज आप देखिए, जो हमारी जो मेटल कंपनीज हैं काफी, दे आर वेरी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर्स। कमोडिटी में क्या देखना पड़ता है, आज अगर कमोडिटी प्राइसेस गिरती हैं तो आपकी जो कंपनीज है इंडिया भी ग्लोबली, उनके भी प्रॉफिट गिरते हैं। कोई कंपनीज का लीवरेज इतना ज्यादा है कि उन लोग लॉस में चली जाती हैं। सो देन दे कट डाउन देयर प्रोडक्शन कट होता है, ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे आप ऑयल एंड गैस हम लोग बात कर रहे थे, जब आप मेटल कंपनीज भी देखते हैं कि भाई उनके आज के दिन प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है और लोग ग्लोबल एवरेज से कितने बेटर है या खराब है। If they can make profits at lower steel prices, low aluminum prices also, can they benefit out of it? One. दूसरा, आप देखें अभी लास्ट 2 साल में इंडिया में मेटल्स की डिमांड इतनी स्ट्रांग है, तो हमारी प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से आज के दिन प्रीमियम पे है। वो तो लास्ट 11-12 महीने, ये पिछले टाइम में कभी इतने लंबे तक नहीं चला है। जब आपकी डिमांड स्ट्रांग है, हमारे प्लेयर्स इंटीग्रेटेड हैं, स्टील वालों के पास खुद के पास अपनी आयरन ओर है, काफी खुद का कोल है, थोड़ा बहुत पेटकोक है, तो जो इंटीग्रेटेड है, तो ग्लोबली ये जो प्राइसेस अगर मूव होते हैं इनको कम इम्पैक्ट होती है। दैट इज हाउ मेटल सेक्टर को देखना चाहिए आपको आज के दिन। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सेक्टर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जो न्यू एनर्जी सेक्टर है उसमें क्या ऐसी थीम है जो पकड़ने की कोशिश हो रही है। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं डीएसपी के न्यू एनर्जी
और ऑयल एंड गैस फंड के बारे में, जिसमें ये एक थीमेटिक फंड है जिसमें निवेश किया जा सकता है और ये एक राइजिंग थीम को पकड़ने की कोशिश है। ग्रीन क्लीन एनर्जी वाला, न्यू एनर्जी जिसको भी हम लोग बोलते हैं, इस पे एक डिबेट चल रही है। मुझे उसमें क्रिस्पी जवाब चाहिए आपका। लोग कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से लोग ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह से आप देखिए ना, ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनियों की आईपीओ की लिस्टिंग क्या धुआंधार हो रही है और उसके डैडी लोग हैं उनमें और तेज़ी बनती जा रही है। लेकिन एक बात इसमें आज निकल के आ रही है ग्लोबली कि जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, उसको बहुत लोगों ने फिलहाल बैक बर्नर पर डाल दिया है। ग्लोबली ये कंसर्न हो रहा है क्योंकि उसके स्टोरेज संभव नहीं है, तो यह बहुत कॉस्टली है, इसलिए ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों का थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है। क्या ये सच और आप इस कंसर्न को मानते हैं? तो जो आपने बोला, जो जैसे मैं बोला कोविड के पहले जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी की चर्चा थी, बातें थी, आई थिंक वो उस टाइम से आज तो थोड़ा डाइल्यूट हो गई है। करेक्ट। अगले 5 साल 10 साल में क्या होएगा, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट क्या स्टेप, बट ग्रेजुअली जो हम बोलते हैं, राइट, वी हैव टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव टू गो बैक। तो अगर कोविड के पहले अगर आप मुझसे बात करते थे, मैं बोलता था शायद 10 से 15 साल के बीच में वी शुड बी देयर और पार्टली बी देयर। मे बी आज वो 15 साल का 20 से 25 साल हो गया है, पर इवेंचुअली वो ट्रैक में हमें मूव करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। अभी क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी होती है, आपने ग्रीन हाइड्रोजन सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी, उसमें कितनी बिजली जाती है उनको बनाने में, कितना पानी जाता है, दैट विल इवॉल्व। तो अभी सब लोग बातें कर रहे हैं, कंपनीज हैव अनाउंस बिग प्लान्स आल्सो, बट इवेंचुअली अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो काम इतना नहीं हुआ है जितनी बातें हुई है। तो जैसे आपने बोला, इवन वी आर वेटिंग एंड वाचिंग कि हाउ थिंग्स फोल्ड आउट, और अगर इसमें कोई किसको बेनिफिट होएगा या किसको लॉस होएगा, उसके ऊपर अपना ज्यादा ध्यान रखिए। तो इसीलिए आप फंड ऑफ फंड के थ्रू प्ले कर रहे हैं इसको, इस थीम को? बिकॉज अगर आप इंडिया में देखें सर, प्योर कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं। हाँ। अगर आज मैं बोलूं कि भाई सपोज मैं ABCD कंपनी ले रहा हूँ, उसका लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट खाली 5% आता है ये थीम से, तो फिर खाली नाम की होगी, राइट? बिल्कुल। इसीलिए जब हमने ये फंड लॉन्च किया था, हमने डिसाइड किया था अगर इन्वेस्टर्स को उस थीम खेलना है तो हम ग्लोबल कंपनीज के फंड के थ्रू खेल सकते हैं। दैट वाज द होल आइडिया, नीरज जी। नहीं, परफेक्ट है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और तमाम जो कार्बन न्यूट्रल के मूवमेंट चल रहे हैं उसमें प्रेशर डाल रहे हैं कि बहुत क्लाइमेट फाइनेंसिंग टाइट होनी चाहिए, बट ग्लोबली ये हो रहा है कि शायद इसको थोड़ा बैक बर्नर पर डाला है। इवन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का कौन बना रहा है? कोई बना ही नहीं पा रहा है, तो बिजली चलेगी कहाँ से? हाइड्रोजन एनर्जी की बातें हो रही हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये बताइए कि एक थीमेटिक फंड है और जो लोग इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि एक तो रिस्क होता है थीमेटिक फंड में, तो एक साधारण इन्वेस्टर को ऐसे फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? तो सर, आप एक तो जब थीमेटिक फंड की बात करते हैं ना, उसमें आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थीमेटिक फंड का क्या मतलब पता है? जो भी थीम है, आज आपकी एनर्जी थीम है या IT थीम है, जो भी थीम है, उसमें जो फंड मैनेजर है ही कैन इन्वेस्ट ओनली इन पर्टिकुलर सेक्टर्स, राइट? उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। तो एक तो एज एन इन्वेस्टर आपका व्यू होना चाहिए कि भाई मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल ये सेक्टर अच्छा करेगा, तो मुझे इसमें थोड़ा पैसा एलोकेट करना है, वन। सेकेंडली, अगर आप ये नेचुरल रिसोर्स, न्यू एनर्जी थीम देखें, ये बाकी सब थीमों से ऑन द रिस्क पैरामीटर मुझे लगता है थोड़ी ऑन द हायर साइड है। बिकॉज जैसे आपने शुरू में बोला, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल्स, ग्लोबली क्या हो रहा है, उसका बहुत डिटरमिन करता है। तो मैं आज तक जो भी इन्वेस्टर से मैं बात करता हूँ और वो बोलते हैं मुझे ये थीम में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उनसे ये सिंपल एक जवाब है मेरे लिए कि अगर आपको 100 रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है तो इस थीम में आप 10 रुपए से ज्यादा मत डालिएगा। बिकॉज क्या होता है, जब एक्साइटमेंट होता है थीम में, जब थीम काफी चल जाती है, जब पैसे आने लगता है, जब हमें लगता है पैसे आना चाहिए, उस वक्त NAV डाउन होता है, उस वक्त पैसा आता नहीं है, बिकॉज पीपल थिंक कि सब खराब हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू कीप इन माइंड एनी थीमेटिक स्कीम में रिस्क ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली आप ऐसे थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ग्लोबल सिक्लिकल है, डोमेस्टिक सिक्लिकल है, उसमें आपका अलोकेशन भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड मोर देन 7 to 10% आपका अलोकेशन इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, लेकिन जैसे इंडिया की हम लोग बात करें, आप, मुझे लगता है कि आपको ना ऑयल एक्सपर्ट और एनर्जी एक्सपर्ट भी आप होंगे, क्योंकि सिर्फ फंड मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑयल को तो मैं जानता हूँ डिटेल में कि उसको मैनेज कर रहा है, मतलब ऑयल के एक्सपर्ट भी हो गए आप।
इंडिया में जो पावर सेक्टर है वहाँ पे भी आप निवेश करते ही होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट ट्रजेक्टरी की थीम बनती जा रही है कंजम्पशन वाइज, और भारत बिल्कुल नए तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट सर? तो इस फंड में हम लोग पावर सेक्टर की कंपनीज को नहीं करते हैं, खाली माइनिंग कंपनी जो है अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो कोल बनाती हैं वो सब। हाँ। पावर सेक्टर्स हमारे जो दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है टाइगर जिसका नाम है, उसमें हमारा काफी एक्सपोजर है ये थीम में, प्राइवेट सेक्टर पावर थीम में। तो कोल के थ्रू आप पावर प्ले इसमें हाँ, बिकॉज अगेन अगर मैं इसमें एक पावर प्रोड्यूसर खरीदता हूँ मैं एनआरएनई फंड में, जैसे मैंने आपको बोला उसका मतलब क्या है, राइट? ना तो उसमें खुद का कोयला है ना कुछ, वो मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीद सकता हूँ, दैट वी स्टिक टू इट। हमारे जो दूसरे फंड हैं उसमें पावर सेक्टर में काफी एक्सपोजर है। हाँ, इसको सिंपली समझा जा सकता है कि अगर कोल इंडिया, नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही एक बड़ी कंपनी है, कोयला उत्पादन करती है सरकारी, अगर उसमें इतनी मूवमेंट है और देश में पावर कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है, तो एनर्जी थीम एज अ बास्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम तो है इंडिया में, ये तो बात मेरी सही है। एक चीज़ और रोहित जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल वाली थ्योरी है जिसको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था एकदम, नए नए थीम ले आए, ग्रीन ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ये स्टोरी अगले 20 ईयर्स इंडिया में बहुत इंटैक्ट है, कोई थ्रेट कोई चैलेंज नहीं, कोई कुछ भी कर ले, गाड़ी तो भी डीजल से ही चलेगी? देखिए सर, 20 ईयर्स 15 ईयर्स टू कॉल इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जहां तक सी, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो हम भी अगले 2-3 साल का व्यू लेते हैं, और हर क्वार्टर कंपनीज अपने रिपोर्ट करती है नंबर्स, हर 6 महीने में उनकी बैलेंस शीट आती है, सो वी कीप ऑन वैलिडेटिंग कि हम ठीक राह पे हैं कि अलग राह पे हैं। ये सब चीजें जिसमें आपका टॉप डाउन ग्लोबली क्या हो रहा है, व्हाट इज द पॉलिटिकल विल, आई वुड से कि अगले 10-12 साल तक तो मुझे चिंता नहीं है, करेक्ट? उसके बाद इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो फॉल, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि एक दिन आज 100 है कल सीधे 80 होएगा और चौथे दिन 0 हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो ग्रेजुअल डिक्लाइन, पर अगले 10-12 साल में तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि वी हैव टू बी वरीड अबाउट। बिल्कुल, तो ये जो पूरी थीम है जिसमें आप ऑयल एंड गैस, माइंस मिनरल्स और न्यू एनर्जी की थीम लेके चल रहे हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है, थीमेटिक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें रिस्क होते हैं, लेकिन अगर आपको ये बिलीफ है कि एक ट्रांजिशन पीरियड भी अगर आप लेके चलें 10 साल का, तो उसमें जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बार कहानियाँ बहुत आपको सुना दी जाती हैं, उस पर उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, फैक्ट पे ध्यान देना जो हर 30 महीने बैलेंस शीट पढ़ते हैं। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों के लिए भी कि आप लोग अगर इस फंड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप पढ़िए, समझिए, अगर आपको बिलीफ है इस स्टोरी में तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, रिस्की होता है फंड, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक और फंड मैनेजर और एक और नए फंड पर हम लोग बातचीत करेंगे।